क्वेश्चन है, आमाशय में HCl का स्त्रावन करने वाली विशेष कोशिकाएं ऑक्सेटिक सेल्स या जिनको पेरेंटल सेल्स कहते हैं, जो आमाशय में HCl का सिक्रेशन करती हैं। कर्णमूल शोध जिसको मम्प्स बोलते हैं, ये पैरामिक्स वायरस होता है ना, उस वायरस के द्वारा ये मम्प्स या गलसुए भी बोलते हैं इसको, है ना, गलसुए होते हैं। लीवर की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि ये लीवर होती है। नेक्स्ट है अपना ब्रूनर ग्रंथि, छोटी आंत के पहले भाग में ड्यूडेनम में पाई जाती है, जिसको अपन ग्रहणी भी बोलते हैं। पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन को चीफ सेल्स, पेप्टिक सेल्स या जाइमोजन सेल्स द्वारा जाइमोजन सेल्स स्त्रावित करती हैं, है ना। पेप्सिनोजन को ये इन्होंने कहा, प्रोरेनिन नहीं, दोनों को, पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन को ये चीफ सेल्स बोलो या इनको पेप्टिक सेल्स या जाइमोजन सेल्स ये स्त्रावित करती हैं। जस्ट मैंने अभी आपको बताया शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है, पर दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि पेंक्रियाज या अग्नाशय है। पेंक्रियाज या अग्नाशय है। कभी कभी ये भी चीजें आ जाती हैं कि मानव का दंत सूत्र क्या होता है ना, तो 21-23 है ना, 2-1-2-3 है ना, बट्टे में रहता है, यहाँ ऑब्लिक में है, और 2 बार है, इसलिए इनको 32 रहता है, 16-16। लार का पीएच 6.4 होता है, जो हल्का स्लाइटली क्या होता है, एसिडिक होता है। आमाशय का आकार जे आकृति का एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, तो घटत दंतिया थीकोडोंट का अर्थ होता है दांत जो जबड़ों के सॉकेट में धसे हुए होते हैं, है ना, इनको थीकोडोंट बोलते हैं। काइलोमाइक्रोन छोटी वसा की गोलिकाएं हैं जो प्रोटीन के द्वारा घिरी रहती हैं या आवृत रहती हैं। काइलोमाइक्रोन, है ना, कभी पूछा जाता है ये काइलोमाइक्रोन क्या है। वसा की वेसिकल्स है एक तरीके से, और प्रोटीन के द्वारा घिरी हुई होती हैं। जैसे अपन वहाँ पायरिनोइड्स देखते हैं, ऐसी तरीके से यहाँ के केस में है। प्रीमोलर और मोलर को चीक टीथ कहा जाता है ना, चीक टीथ कहा जाता है प्रीमोलर और मोलर को। थर्ड मोलर को विजडम या अक्ल दाढ़ भी कहते हैं। नेक्स्ट है तीसरा, जो जिसको हम मोलर बोलते हैं, दांत 18 से 25 की उम्र में कभी भी उत्पन्न हो सकते हैं ना, रक्त लिखा है, कभी भी रक्त हो सकता है। स्टार्च को तोड़ने वाला एंजाइम ये हमें याद रखना पड़ेगा, अच्छा है, एमाइलेज या टाइलिन, है ना, एमाइलेज या टाइलिन। एंटीबैक्टीरियल एंजाइम लाइसोजाइम होता है, और ये लाइसोजाइम अपन को कहाँ कहाँ मिल जाता है, ये क्वेश्चन आ जाता है। लाइसोजाइम हमें आंसू, लार और आंत में मिल जाता है, आंसू, लार और आंत में मिल जाता है। लाइसोजाइम क्या होता है, एंटीबैक्टीरियल एंजाइम होता है, या जिसको हम जीवाणुरोधी एंजाइम कहते हैं। मुख गुहा में भोजन का जो स्वरूप होता है बोलस कहलाता है, उसको बोलस, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है पर पढ़ लेना चाहिए। आमाशय में भोजन का स्वरूप कायम कहलाता है, ठीक है। छोटी आंत में भोजन का स्वरूप कायल कहलाता है, तो ये अंतर है यहाँ पर। आमाशय में अगर भोजन का फॉर्म क्या कहलाता है, कायम, जबकि छोटी आंत या स्मॉल इंटेस्टाइन में इसको कायल कहते हैं, ठीक है। मानव शरीर का सबसे कठोरतम भाग अपन ने देखा ही है, दांत का एनामल रहता है ना, और एनिमल की उत्पत्ति ये इम्पोर्टेंट है। एनिमल की उत्पत्ति एक्टोडर्म से होती है ना, याद रखेंगे। ये भी इम्पोर्टेंट ही है। डेंटिन का स्त्रावण ओडोंटोब्लास्ट सेल से होता है, किससे होता है, ओडोंटोब्लास्ट। और डेंटिन की उत्पत्ति मीजोडर्म से है, ये भी इम्पोर्टेंट है, आप इसको भी मार्क करके रखेंगे, दोनों क्वेश्चन अच्छे हैं। एनामल को स्त्रावित करने वाली विशेष कोशिकाएं अमीनोब्लास्ट सेल से हैं, है ना, अमीनोब्लास्ट सेल्स हैं। इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चन है ये सब, इनको विशेष तौर से 2-3 बार अपन देख लेते हैं। देखो,
एनामल की उत्पत्ति एक्टोडर्म से होती है। डेंटिन का स्त्रावण ओडोंटोब्लास्ट सेल से होता है। और डेंटिन की उत्पत्ति, देखो एनामल की उत्पत्ति एक्टोडर्म से, जबकि डेंटिन की उत्पत्ति मीजोडर्म से, है ना। डेंटिन का स्त्रावण ओडोंटोब्लास्ट सेल से होता है, जबकि एनामल को स्त्रावित करने वाली विशेष कोशिकाओं को अमीनोब्लास्ट कहते हैं। एनामल किससे मिलकर बना होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। एनामल कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट से मिलकर बनता है। ये अपने 4-5 क्वेश्चन है, इनको अपन बार बार रिवाइज कर लेना, इंपॉर्टेंट है। पल्प गुहा को घेरे हुई कोशिकाओं की परत को ओडेंटोब्लास्ट कहते हैं। भोजन और वायु के सामान्य पथ फेरिंग्स हैं या ग्रसनी है, ठीक है। आहार नाल की सबसे बाहरी परत शिरोशा कहलाती है ना, शिरोशा कहलाती है। डायग्राम होगा तो देख लेते हैं। नेक्स्ट है सबसे बड़ी लार ग्रंथि, ये याद रख सकते हैं अपन, डिफरेंस है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा जा रहा है या सबसे बड़ी लार ग्रंथि, तो इसको पैरोटिड ग्रंथि बोलते हैं ना, पैरोटिड लार ग्रंथि या सलाइवरी ग्लैंड्स बोलते हैं, जो कान के ठीक नीचे पाई जाती है। इसको याद करने की जरूरत नहीं, लेकिन हाँ हमें पता होना चाहिए शरीर की कौन सी है और लार की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। सबसे छोटी लार ग्रंथि सबलिंगुअल लार ग्रंथि है ना, सबलिंगुअल लार ग्रंथि है जो जीभ के नीचे पाई जाती है। ये मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ। लीवर में मिलने वाली फेगोसाइटिक सेल्स कुफुर सेल्स कहलाती हैं, है ना। इनको क्या बोलते हैं, कुफुर सेल्स कहते हैं। हेपेटिक सेल्स बाइल का स्त्रावन करती हैं, है ना, बाइल का स्त्रावन करती हैं। हेपेटिक सेल्स बाइल का स्त्रावन करती हैं। नेक्स्ट है यकृत अग्नाशयी वाहिनी या हेपेटोपेंक्रिएटिक डक्ट को नियंत्रित करने वाली जो अवरोधनी या ओडीआई की इसको क्या बोलेंगे, स्फिंक्टर ऑफ ओडी है, ये नियंत्रित करने वाली। एक्चुअल में इसको देख लेना मैडम, ये क्या है, सेंटेंस नहीं बना। ज़्यादा हिंदी हो गई। गल ब्लैडर की वाहिनी को सिस्टिक डक्ट कहते हैं, है ना, याद रख सकते हैं, छोटी छोटी चीज़ें ये। पैरोटिड ग्लैंड्स की नलिका को स्टेनसेंस डक्ट कहा जाता है, स्टेनसेंस डक्ट कहते हैं पैरोटिड ग्लैंड। जो सबसे बड़ी ग्रंथि लार ग्रंथि है ना, पैरोटिड ग्लैंड, इसको क्या कहते हैं, इसकी नलिकाओं को बोला जाता है स्टेनसेंस डक्ट कहते हैं। सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स की नलिका को वार्टन्स डक्ट कहते हैं, है ना? ये भी याद रख सकते हैं, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है पर हाँ याद रख सकते हैं। पित्त में पाए जाने वाले वर्णक, है ना, पित्त की बात हो रही है, पित्त में पाए जाने वाले वर्णक बिलिरुबिन पीला रंग तथा बिलीवर्डिन हरा रंग है ना। ये किसके कारण है, ये दोनों पिगमेंट्स के कारण। पित्त रस में कोई भी एंजाइम नहीं होता, ये इम्पोर्टेंट है। उसमें पित्त रस में निम्न में से कौन सा एंजाइम पाया जाता है, लास्ट में नन ऑफ दीज भी हो सकता है। पित्त रस का कार्य एमल्सिफिकेशन ऑफ फेट करना होता है ना, ठीक है, ये याद रख सकते हैं। माल्टोज पर माल्टेज एंजाइम की क्रिया से क्या बनता है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज बनता है। सीधा सीधा माल्टोज जब ब्रेक डाउन होता है माल्टेज एंजाइम की उपस्थिति में, तो ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। बाइल साल्ट सोडियम ग्लाइकोलेट और सोडियम टोरोकोलेट है ना। तो हम याद रखेंगे कि बाइल साल्ट क्या है, ऐसे इम्पोर्टेंट नहीं है पर आया है तो पता नहीं क्या पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है पित्तरस लाइपेज एंजाइम को सक्रिय करता है। तो ये क्वेश्चन याद रखना कि पित्तरस ये कौन से एंजाइम को एक्टिव करता है, कौन से एंजाइम को सक्रिय करता है, तो हमें पता होना चाहिए ये लाइपेज एंजाइम को सक्रिय करता है। निष्क्रिय ट्रिप्सिनोजन को सक्रिय ट्रिप्सिन में एंटेरोकाइनेज एंजाइम बदलता है ना। एंटेरोकाइनेज जो एंजाइम होता है वो कि निष्क्रिय ट्रिप्सिनोजन को सक्रिय ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है, तो ये याद रख सकते हैं ना। नेक्स्ट है इंटेस्टाइनल जूस को सक्कस
एंटेरिकस भी कहते हैं, है ना, ठीक है। इंट्रिंसिक फैक्टर को पेराइटल सेल्स या ऑक्सीडेंटिक सेल्स स्रावित करती हैं, है ना, याद रखेंगे। इंट्रिंसिक फैक्टर को कौन सी सेल्स इसके द्वारा इनका सिक्रेशन होता है, तो हम बता देंगे पेराइटल सेल्स या ऑक्सीडेंटल सेल्स इनका सिक्रेशन करती हैं। नेक्स्ट है पैंक्रिएटिक जूस को कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं, है ना। पैंक्रिएटिक जूस को कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस कहते हैं, क्योंकि इनमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट तीनों का डाइजेशन करने वाले एंजाइम इनमें प्रेजेंट होते हैं, इसलिए कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस कहा जाता है। नेक्स्ट है एंटेरोगेस्ट्रॉन हार्मोन्स आमाशय में जठर के स्रावण को इनहिबिट करता है ना, इनहिबिट करता है। नेक्स्ट है जीआईपी का पूरा नाम गैस्ट्रिक इंसिबिटरी पेप्टाइड है ना, गैस्ट्रिक इंसिबिटरी पेप्टाइड है। नेक्स्ट है गैस्ट्रिन हार्मोन जठर ग्रंथि को जठर रस के स्राव के लिए प्रेरित करता है। चलो हम 50 क्वेश्चन तक एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। आमाशय में HCl का सिक्रेशन करने वाली जो विशेष कोशिकाएं होती हैं, इनको ऑक्सीडेंटिक सेल या पेरेंटल सेल्स कहते हैं। HCl का सिक्रेशन करने वाली विशेष कोशिकाओं को हम ऑक्सीडेंटिक सेल या पेरेंटल सेल्स कहते हैं। नेक्स्ट जो मम्स होते हैं या जिनको हम गलसुए या कर्णमूल शोथ भी कहते हैं, ये एक्चुअल में वायरल डिसीज है, लेकिन उस वायरस का नाम है पैरामिक्स वायरस, है ना, पैरामिक्सा भी हो सकता है, पैरामिक्स वायरस। नेक्स्ट है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि की बात हो रही है, तो ये लीवर होती है ना, लीवर होती है। ब्रूनर्स ग्रंथि छोटी आंत के पहले भाग ड्यूडेनम में पाई जाती, तो कभी पूछ लेते हैं कि ये ब्रूनर्स ग्लैंड कहाँ होती है, तो हम बताएंगे ये इंटेस्टाइन के जो फर्स्ट भाग होता है या फर्स्ट पार्ट होता है उसके ड्यूडेनम में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है कि जो पेप्सिनोजन होता है या प्रोरेनिन होती हैं, इनको ये किसके द्वारा सीक्रेट होती हैं, तो हम बता देंगे इनको चीप सेल या पेप्टिक सेल या जाइमोजन सेल्स कहते हैं, जिनके द्वारा ये एंजाइम्स क्या होते हैं, सीक्रेट होते हैं, ये हार्मोन्स, ये हाँ पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन सीक्रेट होते हैं। नेक्स्ट है दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि, फर्स्ट अपन ने लीवर देखा था, जबकि सेकंड अपनी पेनक्रियाज हो जाती है। आपसे पूछा जाए वयस्क मानव का दंत सूत्र क्या होता है, तो 2 जोड़ के 1 2 3 है ना, डबल है 2 1 2 3 है ना, 2 1 2 3 32 होते हैं। लार का जो अपने लार का पीएच होता है 6.4, जिसको स्लाइटली एसिटिक रहेगा, क्योंकि हमें पता है कि न्यूट्रल 7 पे रहता है, अगर 7 से प्लस जाता है तो ये बेसिक हो जाता है, 7 से कम जाता है तो ये एसिडिक हो जाता है ना, एसिडिक हो जाता है। नेक्स्ट है आमाशय का आकार जे आकृति का एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, आमाशय का आकार बता रहा है, आमाशय का आकार जे के आकृति का एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, हालांकि ये इंपॉर्टेंट नहीं पर हमें याद रहना चाहिए। ठीकोडोंट का अर्थ होता है दांत जो जबड़ों के सॉकेट में धसे हुए रहते हैं, अपने दांत ठीकोडोंट हो जाएंगे, है ना। काइलोमाइक्रोन छोटी वसा की गोलिकाएं हैं या वेसिकल्स हैं जो प्रोटीन के द्वारा आवृत रहती हैं, याद रख सकते हैं, पायरिनोइड जैसा क्वेश्चन है ये भी, है ना, कि काइलोमाइक्रोन क्या होती हैं या किसके द्वारा घिरी रहती हैं, तो ये वसा की स्ट्रक्चर हैं, लेकिन ये प्रोटीन के द्वारा घिरी हुई होती है। प्रीमोलर और मोलर को हम चीक टीथ भी कहते हैं, चीक टीथ भी कहते हैं। नेक्स्ट थर्ड मोलर को विजिडम टीथ कहा जाता है, तो कभी क्वेश्चन आ जाए अपन पता भी नहीं चला पाएंगे कि मनुष्य में पाए जाने वाले थर्ड मोलर दांत को निम्न में से कहा जाता है, चवर्णक, अग्र चवर्णक, अक्लदांड, है ना, ये ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चन दे सकते हैं, तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है जो याद रहने चाहिए, कभी आ जाए तो गलती ना हो।
तीसरा दांत जिसको हम थर्ड मोलर बोलते हैं, ये 18 से 25 साल की उम्र में निकलते हैं। ठीक है। स्टार्च को तोड़ने वाला एंजाइम एमाइलेज या टाइलिन है ना, याद रखेंगे। एमाइलेज या टाइलिन एंजाइम स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है या स्टार्च का ब्रेक डाउन करता है। एंटीबैक्टीरियल एंजाइम कौन सा होता है? एंटीबैक्टीरियल एंजाइम, अपने शरीर की बात हो रही तो लाइसोजाइम एंजाइम जो होता है वो एंटीबैक्टीरियल एंजाइम है, जो हमें आंसू में भी मिल जाता है, लार में भी मिल जाता है और इंटेस्टाइन में भी मिल जाता है ना, इंटेस्टाइन में भी मिल जाता है। लाइसोजाइम क्वेश्चन आता है इसमें से कई बार, आंसू में निम्न में से कौन सा एंजाइम कौन सा एंजाइम पाया जाता है, या एंटीबैक्टीरियल एंजाइम होता है, तो ये क्वेश्चन आ जाता है, याद रखेंगे। मुख गुहा में भोजन का जो फॉर्म होता है उसको बोलस कहते हैं, जबकि आमाशय में जो भोजन का फॉर्म होता है उसको काइम कहा जाता है। तो ये चीजें और तीनों का याद रखेंगे। मुख गुहा में भोजन है तो बोलस है, जबकि आमाशय में है तो हम इसको काइम कह रहे हैं, और स्मॉल इंटेस्टाइन में है तो इसको काइल कहा जा रहा है। तीनों को याद रखेंगे, कभी तीनों में कंफ्यूजन हो जाए तो रॉन्ग हो सकता है। मानव शरीर का सबसे कठोरतम भाग जस्ट मैंने अभी बताया था एनामल है, और हम बहुत पहले से पढ़ते भी आ रहे हैं। एनामल की उत्पत्ति पूछी जा सकती है कि ये इसकी उत्पत्ति एक्टोडर्म से होती है ना, एक्टोडर्म से होती है। डेंटिन का स्त्रावण ओडोंटोब्लास्ट सेल से होता है, तो ये भी कभी पूछा जा सकता है कि डेंटिन का सिक्रेशन कौन सी कोशिकाएं करती हैं। तो डेंटिन का सिक्रेशन ओडोंटोब्लास्ट सेल्स करती हैं। डेंटिन की उत्पत्ति मीजोडर्म से होती है। आपसे पूछा जाएगा डेंटिन की उत्पत्ति किससे होती है, तो आप इसका आंसर देंगे मीजोडर्म से होती है। नेक्स्ट, एनामल का सिक्रेशन करने वाली विशेष कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं, तो इसको हम अमीलोब्लास्ट सेल्स कहते हैं, है ना, अमीलोब्लास्ट सेल कहते हैं। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि एनामल जो होता है वो किससे मिलकर बना होता है। ये कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट से मिलकर बनता है। कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट से मिलकर बना होता है। पल्प गुहा को घेरे हुई कोशिकाओं की परत को हम ओडोंटोब्लास्ट सेल कहते हैं, ये याद रखेंगे। भोजन और वायु के लिए सामान्य ये उन्होंने कहा है कि इसको हम पथ जो है वो ग्रेसनी है या फेरिंग से है। आहार नाल की सबसे बाहरी परत सिरोसा कहलाती है। अच्छा है, पूछ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। सबसे बड़ी लार ग्रंथि पैरोटिड ग्लैंड से है ना, जो कान के ठीक नीचे पाई जाती है, जबकि सबसे छोटी ग्रंथि पूछ लार ग्रंथि में सबसे छोटी ग्रंथि सबलिंगुअल लार ग्रंथि है, जो जीभ के नीचे होती है। लीवर में मिलने वाली फैगोसाइटिक जो सेल होती हैं, इनको हम कुफुर सेल्स भी कहते हैं। हेपेटिक सेल्स बाइल का सिक्रेशन करती हैं, है ना, पित्तरस का सिक्रेशन करती हैं, या बाइल जूस जिसको बोलेंगे उसका सिक्रेशन करती हैं। ठीक है, इसको आप देख लेना। नेक्स्ट है गल ब्लैडर की वाहिनियों को, है ना, या वेसल्स को क्या बोलते हैं? सिस्टिक डक्ट कहा जाता है, सिस्टिक डक्ट कहते हैं। पैरोटिड ग्लैंड की नलिकाओं को स्टेनसेंस डक्ट कहते हैं, है ना, स्टेनसेंस डक्ट कहते हैं। सब मैग्जिलरी ग्लैंड्स की नलिकाओं को वार्ट है ना, वार्टन्स वार्टन्स है ना, वार्ट डक्ट कहा जाता है। जो बाइल जूस होते हैं उसमें पाए जाने वाले जो पिगमेंट्स हैं, इनको दोनों के नाम याद रखना है। बिलीरुबिन है और बिलीवर्डिन है ना। बिलीरुबिन पीले कलर के लिए है, जबकि बिलीवर्डिन ग्रीन कलर के लिए है। एक और खास, जो बाइल जूस होता है इसमें कोई भी एंजाइम नहीं होते हैं, है ना। बाइल जूस का कार्य वसा का इमल्सिफिकेशन करना होता है ना, वसा का इमल्सीकरण या पाइसीकरण करना होता है। माल्टोज पर अगर हम माल्टेज एंजाइम की रिएक्शन कराते हैं, क्रिया कराते हैं, तो ये जनरली ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज 2 मॉलिक्यूल्स बना देता है या तोड़ देता है। बाइल साल्ट क्या होता है? सोडियम ग्लाइकोलेट और सोडियम टोरोकोलेट है ना। बाइल साल्ट सोडियम ग्लाइकोलेट और सोडियम टोरोकोलेट है।
नेक्स्ट है पित्त रस एंजाइम को सक्रिय करता है। पित्त रस क्या करता है? लाइपेज एंजाइम को सक्रिय करता है। यहाँ अभी अपन ने पढ़ा था एक केस में कि पित्त रस में कोई एंजाइम नहीं होता, लेकिन ये सीक्रेट करने के लिए वो इसके पास वो सक्रिय कर सकता है ना, प्रेजेंट नहीं होता। निष्क्रिय जो ट्रिप्सिनोजन होता है इसको सक्रिय कौन करता है? एंटेरोकाइनेज में बदलता है ना। निष्क्रिय ट्रिप्सिनोजन को सक्रिय ट्रिप्सिन में एंटेरोकाइनेज एंजाइम इसको कन्वर्ट करता है ना, इसकी उपस्थिति में कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट है इंटेस्टाइनल जूस को सक्कस एंटेरिकस भी कहते हैं, है ना, सक्कस एंटेरिकस भी कहते हैं। इंट्रिंसिक फैक्टर को पैराइटल सेल या ऑक्सीडेंटल सेल स्त्रावित करती हैं, है ना। इंट्रिंसिक फैक्टर को पैराइटल सेल या ऑक्सीडेंटिक सेल स्त्रावित करती हैं, ठीक है। पेंक्रियाटिक जूस को कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस कहते हैं, है ना। पेंक्रियाटिक जूस को कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस कहते हैं क्योंकि इनमें कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, फैट तीनों को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, है ना, एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। एंटेरोगेस्ट्रॉन हार्मोन आमाशय में जठर रस के स्त्रावण को इनहिबिट कर देते हैं। एंटेरोगेस्ट्रॉन हार्मोन आमाशय में जठर रस के सीक्रेशन को क्या कर देते हैं? इनहिबिट कर देते हैं। GIP का पूरा नाम गैस्ट्रिक इंसिबिटरी पेप्टाइड से है। गैस्ट्रिक इंसिबिटरी पेप्टाइड है ना, GIP। गैस्ट्रिन हार्मोन जठर ग्रंथि को जठर रस के सीक्रेशन के लिए इंड्यूस्ड करता है या प्रेरित करता है। मैडम क्लियर हुआ इतना? आपको रटने पड़ेंगे ये। बिल्कुल सर, रटना पड़ेगा, ये तो हमको ही नहीं पता है। है ना। हमने क्वेश्चन मतलब लाए हैं यूट्यूब से भी हमने निकाले ऐसे भी, पर ये रटने पड़ेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो मतलब अच्छे हैं, कुछ तो इजी हैं लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट है और अच्छे हैं, पर हमें याद करने पड़ेंगे। चलो अब हम 51 से फिर नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। कभी आपको ये क्लास रिवीजन के तौर पे देखना पड़े तो उसमें है लाइव में, है ना, रिकॉर्डिंग हो जाएगी, तो आप कभी मान लो आप फ्यूचर में ऐसे लगे कि हमें रिवीजन करना है तो 2x या 1.5x की स्पीड पे इसको देख लेना। लार्ज इंटेस्टाइन में कोई इंपोर्टेंट या महत्वपूर्ण पाचन क्रिया नहीं होती है, ये याद रखेंगे। विटामिन डी की कमी से हमने पढ़ा हुआ क्वेश्चन है, रिकेट्स होता है। विटामिन डी की कमी से अगर बच्चों में होता है तो रिकेट्स होता है, लेकिन वयस्कों में होने वाला रोग है तो ऑस्टियोमलेशिया बोलते हैं इसको, ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं। विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन कहा जाता है ना, इसका नाम विटामिन B2 का राइबोफ्लेविन है। विटामिन B1 को थायमिन कहते हैं। कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन और सरल हैं जो हमने पढ़े हैं। विटामिन B12 को फॉलिक एसिड कहते हैं। रेटिनॉल, कैल्सीफेरॉल और टोकोफेरॉल क्रमशः विटामिन ए के लिए रेटिनॉल, विटामिन डी के लिए कैल्सीफेरॉल। स्क्रीन नहीं दिख रही है? दिख रही होगी ना मैडम? संगीता को दिख रही है? दिख रही, मेरे को क्यों नहीं दिख रही अचानक, पता नहीं यार। मैडम चलो हाँ सर। संगीता मैडम दिखाई दे रही स्क्रीन? हाँ मुझे दिख रही है। हाँ, तो आप एक बार फिर से करो, आप ज्वाइन हो जाओ फिर से। हाँ रीज्वाइन करिए। हाँ मैडम, दिखाई दी? पता नहीं मैम ने ज्वाइन नहीं किया, लगता है। कर लिया मैम स्क्रीन आ गई क्या? सुनीता मैम दिख रही है? हाँ ठीक है, वो तो ऐसे हो जाता है टेक्निकल। विटामिन B10 को फॉलिक एसिड, जबकि यहाँ पर अलग अलग नाम दिए हैं, रेटिनॉल, कैल्सीफेरॉल और टोकोफेरॉल। तो अपन को पता है कि यहाँ पर रेटिनॉल को विटामिन ए, कैल्सीफेरॉल को विटामिन डी और टोकोफेरॉल को विटामिन ई कहते हैं, ठीक है।
विटामिन B3 निकोटिनिक एसिड या नियासिन भी कहते हैं, इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है ऐसे। फर्टिलिटी विटामिन, विटामिन ई को भी बोला जाता है ना, फर्टिलिटी विटामिन किसको कहते हैं, विटामिन ई को कहते हैं। हमने ये भी पढ़ा है विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है ना, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, और इसका साइंटिफिक वो इसका रासायनिक नाम क्या है, इसको और किस नाम से एस्कॉर्बिक जानते हैं, एसिड, है ना, ये भी एस्कॉर्बिक अपन एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन B12 को साइनोकोबालामिन के नाम से जानते हैं, विटामिन B12 को साइनोकोबालामिन के नाम से जानते हैं। विटामिन सी को अभी जस्ट आपने बताया एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं। विटामिन B3 जिसे नियासिन भी बोलते हैं, ये इससे इसकी कमी से पेलग्रा नामक डिसीज हो जाती है, पेलग्रा नामक डिसीज। विटामिन B1 जिसे थायमिन कहते हैं, इसकी कमी से बेरी नामक रोग हो जाता है। ये कुछ क्वेश्चन अपने पढ़े हुए हैं, पुराने क्वेश्चन है। प्रोटीन की कमी से बच्चों में होने वाले कोई 2 रोग, एक तो क्वाशियोरकर होता है और एक मरासमस होता है ना। और प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिएंट का पूरा नाम प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है, PEM है ना, ये पूरा नाम है। CCK कल ही बताया था, कोलेसिस्टोकाइनिन का कार्य पित्ताशय को संकुचित करना और अग्नाशय को पैंक्रिएटिक एंजाइम स्रावित करने के लिए प्रेरित करना है ना। ये पूरा एक सेंटेंस है, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है अपने पास, सबसे बड़ी आंत के अंदर जल, कुछ खनिज लवण और कुछ ड्रग्स का अवशोषण होता है, इम्पोर्टेंट है। बड़ी आंत में निम्न में से किसका अवशोषण होता है, यह याद। पेनक्रियाज की अल्फा सेल्स ग्लूकागॉन को रिलीज करती है, इंपॉर्टेंट है ना। पेनक्रियाज की कौन सी कोशिकाएं क्या करती हैं, ग्लूकागॉन को, ग्लूकागॉन जो हार्मोन्स है उसको रिलीज करती हैं, तो हम बता देंगे अल्फा सेल्स जो होती हैं वो ग्लूकागॉन का सिक्रेशन करती है या रिलीज करती है। पेनक्रियाज की जो बीटा सेल्स होती हैं ये इंसुलिन हार्मोन रिलीज करती है, अपन इसको फिर से देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है दोनों। पेनक्रियाज की अल्फा कोशिका ग्लूकागॉन हार्मोन रिलीज करती हैं, जबकि बीटा कोशिका इंसुलिन हार्मोन रिलीज करती हैं। तो आप याद रखो, अल्फा ग्लूकागॉन के लिए है, बीटा इंसुलिन के लिए है। अब जैसे भी याद रखो, आप कैसे भी याद रखो, वास लिख दिया है। वसा का पाइशीकरण, वसा की बड़ी बूंदों को छोटी बूंदों में बदलना है ना। वसा का पाइशीकरण क्या होता है, छोटी बड़ी बूंदें जो होती हैं, बड़े पार्टिकल्स होते हैं, उनको छोटी पार्टिकल्स में तोड़ना ही पाइशीकरण कहलाता है। मिल्क शुगर को लैक्टोज कहते हैं, हमने पढ़ा भी है ना। और लैक्टोज पर क्रिया करने वाला एंजाइम लैक्टेज है ना, लैक्टेज है। आमाशय का pH 1.8 होता है, मतलब हाईली एसिडिक होता है ना, हाईली एसिडिक होता है, हाईली एसिडिक होता है। पैंक्रियाटिक जूस का pH 7.5 से 8.6 होता है, जो कि क्षारीय प्रकृति का है, ये हम याद रखेंगे है ना। जबकि अपने लार की का बात पीएच होती जो है, पढ़ा था वो 6.4 पढ़ा था अपन ने, अम्लीय। हाँ वो एसिडिक होता है, तो ये अपन को दोनों याद रखना पड़ेंगे। वो स्लाइटली होता है, ये स्लाइटली बेसिक होता है, वो स्लाइटली एसिडिक होता है। सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ने वाला एंजाइम सुक्रेज है ना, सुक्रेज लिख दिया है, सुक्रेज है। सुक्रोज को तोड़ेगा तो सुक्रेज है, और ये ग्लूकोज फ्रक्टोज बनाएगा, क्योंकि ट्रिप्सिन का कार्य प्रोटीन का पाचन करना है ना। ट्रिप्सिन का कार्य प्रोटीन का पाचन करना है। ये जस्ट अभी बताया था, फर्टिलिटी हार्मोन, स्टेरिलिटी या बांझपन विटामिन ई की कमी से हो सकता है ना। लिवर क्विन की दरारें, क्रिप्ट्स ऑफ लिवर क्विन छोटी आंत में विलाई के बीच में स्थित होती हैं, तो ये ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी। बच्चों का दंत सूत्र, तो 2102 अपना क्या था, 2123 था है ना, और इनका हो जाता है बच्चों का 2102, यानी इनके 20 टीथ होते हैं,
जो अभी जस्ट बताया था मम्स या गल्स हुए, पैरोटिड ग्लैंड्स के वायरस संक्रमण है ना, पैरोटिड ग्लैंड्स जो होती है लार ग्रंथि की सबसे बड़ी ग्रंथि है, उसमें वायरस के इन्फेक्शन से होता है ना मम्स। मानव के लिवर में लोब्स की संख्या 2 होती है ना, 2 होती है। और अर्जेटाफिन कोशिकाएं सेरोटोनिन और सोमेटोस्टेनिन उत्पन्न करती हैं। इसको याद कर लेना, डायरेक्ट क्वेश्चन है, इनके बारे में डिटेल तो नहीं मैंने लिखा है। गोबलेट सेल्स म्यूकस स्त्रावित करती हैं है ना, गोबलेट सेल्स म्यूकस स्त्रावित करती हैं। आमाशय में जल, शर्करा और एल्कोहल का अवशोषण होता है, जबकि हमने इंटेस्टाइन में भी अभी देखा था, लार्ज इंटेस्टाइन में हमने देखा था ये लार्ज या बड़ी इंटेस्टाइन के अंदर जल, कुछ खनिज लवण और कुछ ड्रग्स का अवशोषण होता है। दोनों में अंतर है, थोड़ा सा याद रखेंगे। जबकि यहाँ पर आमाशय में जल का लवण की जगह सरल शर्करा है और एल्कोहल है ना, एल्कोहल की जगह वहाँ ड्रग्स था, इनका अवशोषण होता है। भोजन का पूर्ण पाचन स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है ना, स्मॉल बचा हुआ देखते हैं उधर थोड़ा बहुत था है ना, कुछ ऐसा था ही नहीं। वह विटामिन जो धूप की उपस्थिति में सबको पता है, विटामिन डी, टस्क, ये 2 बार क्वेश्चन आ गया, अपन ने पिछली बार भी बताया था। विंड पाइप या वायु नाल का द्वार ग्लोटिस कहलाता है। कभी ऐसे सरल से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इसको क्या बोलते हैं। और आंत में जो विलाई होते हैं, इनका मुख्य कार्य होता है अवशोषण, जो सतह होती है एब्जॉर्बेशन सरफेस एरिया होता है उसको बढ़ाना है ना, सरफेस एरिया को बढ़ाना, अवशोषण सतह के क्षेत्रफल को बढ़ाना। ग्लिसन्स कैप्सूल लीवर से संबंधित हैं, क्या है इनके बारे में नहीं पता, पर हाँ अपन याद रखेंगे। भोजन आमाशय में 4 से 5 घंटे तक बना रहता है ना, भोजन आमाशय में 4 से 5 घंटे तक बना रहता है। मुख गुहा में कुछ ड्रग्स का अवशोषण होता है ना, मुख गुहा में, जैसे हमने इस लार्ज इंटेस्टाइन में देखा था, वहाँ पर भी ड्रग का था, कुछ लवण थे और वाटर का एब्जॉर्प्शन। ऐसे यहाँ पर मुख गुहा में भी कुछ ड्रग का अवशोषण होता है। विटामिन ए की कमी से हम पहले ही पढ़ चुके हैं, नाइट ब्लाइंडनेस। ये क्वेश्चन आ जाता है हंगर सेंटर कहाँ होता है, भूख का केंद्र, तो हम बता देंगे ये हाइपोथैलेमस में स्थित होता है, हाइपोथैलेमस में स्थित होता है। अगला है थायमिन की कमी से होने वाला रोग ना, थायमिन क्या बोलते हैं, विटामिन B1 है ना, B2 B1, और जिसकी कमी से बेरी होता है। मसूड़ों से खून आना, इसका भी विटामिन सी का संकेत है ना। अग्नाशयी रस बेसिक होता है, जस्ट अभी अपन ने पढ़ा था, 7.5 से 8 पॉइंट के कुछ बीच में रहता है। जो दांत का एनामल की परत को स्त्रावित करने वाली कोशिकाएं अमीलोब्लास्ट, ये तो अपन ने ऊपर पढ़ ही लिया था। आमाशय में HCl का स्त्रावण न होना, ये क्वेश्चन अच्छा है, एक्लोराइडिया कहलाता है ना। तो ये अपने पूरे 100 क्वेश्चन हो गए, इनका मैडम आप रिवीजन करना है आपको, और एक बार मैं इसको और 50 के बाद से फिर से रिवीजन करते हैं ताकि अपन को थोड़ा सा याद रहे। नहीं सर, 50 के बाद मत करिए सर, 50 के पहले वाले करिए, बिल्कुल नहीं समझ में आया। अच्छा 50 के पहले वाले करें वापस से। हाँ ये तो बहुत अच्छे हैं सर, ये तो बच्चों वाले थे हमारे, ये ऊपर वाले को लगा सुने ही नहीं। हाँ ठीक है। आमाशय में HCl का स्त्रावित करने वाली विशेष कोशिकाएं ऑक्सीडेंटिक सेल होती हैं, या इनको हम पेरेंटल सेल्स कहते हैं। जो गलसुए या जिसको कर्णमूल शोध या मम्स कहते हैं, ये एक वायरस का नाम है, पैरामिक्स वायरस है ना, और इसके द्वारा ग्लैंड आएगी इसमें, पैरोटिड ग्लैंड और को मम्स। इन्फेक्टेड कर हाँ देता है ना। तो हाँ ये जस्ट अभी अपन ने पढ़ा था, क्वेश्चन लिंक हो जाएंगे। सबसे बड़ी शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है ना, और ब्रूनस ग्रंथि छोटी ग्रंथि के पहले ग्रहणी भाग में पाई जाती है ना। ब्रूनर्स ग्रंथि जो ग्लैंड्स है, ये छोटी आंत के, मतलब ये ऐसा नहीं बताया कि सबसे छोटी है, पर ये इन्होंने कहा है स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में होती है, ये याद करना है। फिर वो बोल रहा है कि पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन ये किससे सीक्रेट होते हैं, तो हमें याद रखना है चीफ सेल हो, पेप्टिक सेल हो या जाइमोजन सेल हो, इनके द्वारा ये
पेप्सिनोजन या प्रोरेनिन सिक्रेट होते हैं। और फिर जस्ट अगला क्वेश्चन है अपने पास, शरीर की सबसे बड़ी दूसरी बड़ी ग्रंथि कौन सी है? इसको हम पेंक्रियाज या अग्नाशय कहते हैं। अभी जस्ट अपन ने देखा था जो मानव का दंत सूत्र देखा 2 1 2 3। एक मिनट, हेलो हेलो मैम। जी सर। हाँ हाँ जी अच्छा मैम, मुझे जाना पड़ेगा, वहाँ बुला रहे हैं। चलो अपन इसको कल कंप्लीट कर लेंगे, है ना? जी जी सर। ठीक है कोई ना। है ना, अपनी क्लास भी हो ही गई, 2 बार रिवीजन हो गया, हाँ तो मैं हाँ इसको, हाँ है ना, इसको आप सुन लेना देख मैडम, लेंगे। वैसे 2 बार रिकॉर्डिंग है।